सभी शिक्षक साथी, शोधार्थी, विद्यार्थी और शेषाद्री ब्रह्म महाविद्यालय हिंदी परिषद और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा द्वारा आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। मित्रों, साहित्यकारों, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को, और आभार व्यक्त करूंगा इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर उर्मिला पोरवाल जी, जिन्होंने मेरे जैसे शोधार्थी पर ये विश्वास व्यक्त किया कि आज की इस संगोष्ठी में मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूं। मेरा विषय है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में भाषा, साहित्य, संस्कृति और मीडिया। मित्रों, आज का जो परिप्रेक्ष्य है और आज का जो परिदृश्य है, वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लाखों की संख्या में इस महामारी से लोग प्रभावित हुए। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और बदलाव की परिस्थिति कहीं दूर तक संभावित नहीं है। और साहित्यिक परिस्थिति की अगर हम चर्चा करें, साहित्यिक अगर संवेदना की बात करें, साहित्यिक प्रासंगिकता की अगर बात करें, तो ऐसे दौर में साहित्य और मीडिया और भारत की संस्कृति वो किस रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है, अपने आप को प्रबल कर रही है, इस बात पर चर्चा करना आवश्यक है। वर्तमान महामारी में न केवल भारत बल्कि विश्व के ऐसे देश जो साधन संपन्न हैं और विकासशील हैं, मैं कहता हूं कि भारत विश्व गुरु कहलाए और भारत की संस्कृति पूरे विश्व में प्रचारित हो, प्रसारित हो, ऐसी कुछ संभावनाएं स्थापित हो रही हैं। और हम सब भारतीयों की एक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे परिवेश में, ऐसे परिदृश्य में हम भाषा, साहित्य, संस्कृति और मीडिया को किस प्रकार से सशक्त बना सकते हैं। मीडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति को सशक्त बनाने का एक मजबूत माध्यम है, क्योंकि जो खबरें हम सुन रहे हैं, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें शिक्षित होना और शिक्षक के रूप में पढ़ाना दोनों अनिवार्य नहीं। एक फेसबुक है और एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप और फेसबुक दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें एजुकेशन की कतई आवश्यकता नहीं। और क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान संदर्भ में आप सबके समक्ष है
कितना सत्य है और कितना झूठ है, ये सब निश्चय और निर्णय करना, ये सब हमारी जिम्मेवारी बनती है। साहित्यिक होने के नाते अब कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करें कि भाषा साहित्य और हिंदी साहित्य को अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में अगर प्रसारित करें, राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हम पूरे भारत में लागू करें, तो निश्चित है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को और भारत के प्रचार को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। जिसमें हिंदी प्रचारक, राजनेता, समाज सेवी, पत्रकार, आम कार्यकर्ता सभी मिलकर राष्ट्रीय हिंदी के आंदोलन की और हिंदी साहित्यकारों की कल्पना कि दुनिया में मगन होकर स्वाधीनता के यथार्थ को अभिचित्र करने में निरत था। दरअसल हिंदी के साहित्यकारों की तत्कालीन बिरादरी को किसी विशिष्ट वर्ग के तहत अलगाया नहीं जा सकता। उस समय के लेखक वस्तुतः पत्रकार, प्रचारक, नेता, समाज सुधारक के साथ साथ आम कार्यकर्ता की भूमिका में भी स्वयं को रचाए बसाए हुए थे। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी का जो जनजागरण है, हिंदी का राष्ट्रीय आंदोलन, उसी की जीवंत यह से स्पर्श है और तब की लिखी एक एक पंक्ति आम आदमी के मन और प्राणों को आजादी के लिए संदेश स्थापित कर रहे हैं। मित्रों, जाहिर है राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ, हर मोड़ पर हिंदी साहित्यकारों की रचनाशीलता के चिन्ह सुरक्षित रहे। जनता की धड़कनों में अपनी धड़कन मिलाकर उस युग का कवि गुरुतर दायित्व की प्रतिमूर्ति हेतु प्रतिपल सचेष्टा था। दरअसल पराधीन सपने हूँ सुख ना ही हिंदी के साहित्यकार जनों ने देश की हीन अवस्था, धैर्य, गंभीरता, शौर्य के अभाव, समाज में फैले असंतोष और कुछ ऐसी संस्कृति, अस्मिता के अक्षर दिखाई दिए और उसी परिस्थिति में फैले भारतीय लोगों में संतोष को जगाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की महत्ता को प्रकट किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका गौरवशाली संदेश देकर कहा, निज भाषा उन्नति अहे तब उन्नति को मूल, निज बिन भाषा ज्ञान के मिटत ने ही को सूल। मित्रों, भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब भाषा को सभी प्रकार की उन्नति का मूल समझा गया। वस्तुतः भारतेंदु ने केवल हिंदी के साहित्य की रचना ही नहीं की, वरन उन्होंने हिंदी को सारे देश को जगाने के एक माध्यम के रूप में भी रेखांकित किया। भारतेंदु युग में हिंदी जागरण का आधार सामाजिक था। यह जागरण नव दृष्टि से और नव चेतना का स्फोट था, जो अभी संबंध आंदोलन का रूप नहीं ले सकता। उस काल के अनेक लेखकों ने हिंदी को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना भरने के लिए चुना और इस राष्ट्रीय चेतना की पृष्ठभूमि तैयार की गई और उस पृष्ठभूमि को तैयार करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार हुई, वो भारत में एक नई चेतना और नया सवेरा लेकर आई।
इसी राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता में दिनकर ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयता के लगभग सभी आरंभिक आधारकों और समाज सुधारकों ने जब कभी अंत प्रांतीय संपर्क भाषा की आवश्यकता समझी, सदैव यही अनुभव किया कि वह कोई भारतीय भाषा की हो सकती है और प्रादेशिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर वे इसी निर्णय पर पहुंच रहे कि वह भारतीय भाषा हिंदी ही हो सकती है। राष्ट्रीयता के आदि कल्पक राजा राम मोहन राय ने सन 1826 ईस्वी में अपना बंगदूत नामक साहित्यिक पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी भाषाओं में प्रकाशित किया था और वे स्वयं हिंदी में लेख लिखते थे और दूसरों को भी हिंदी लिखने को प्रोत्साहित करते थे। वस्तुतः उसमें वाद विवाद और शास्त्रार्थ जो परंपरा चली, उसी को भी विद्वानों ने यह अनुभव किया कि हिंदी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो भारत की ही नहीं, भारत के हर जन की और भारत के विकास की भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मित्रों, स्वामी दयानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदी सारे भारत को एक सूत्र में पिरो कर एक संदेश दे रही है। मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक ही भाषा को समझने और बोलने लगेंगे। इस ब्रह्म समाज के दूसरे प्रधान नेता श्री केशव चंद्र सेन ने सन 1875 ईस्वी में सुलभ समाचार में लेख लिखकर स्पष्ट रूप से कहा था, अभी जितनी ही भाषाएं भारत में प्रचलित है उसमें से हिंदी भाषा ही श्रुत प्रचलित है और इसी हिंदी को भारतवर्ष की मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मित्रों, ये भारत की भाषा और भारत की संवेदना और हिंदी क्यों भारत में एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करें, ये बार बार एक प्रश्न भारत के लोगों में उठ रहा है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस देश की अपनी निज भाषा नहीं है उस देश में तरक्की नहीं होती, और जिस देश में तरक्की नहीं है, जिस देश में विकास नहीं है, उसका एक ही मूल कारण है उस देश की अपनी निज भाषा। हिंदी की सहजता यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसको राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव उन महापुरुषों ने किया था जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होकर बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी या कोई और भाषा थी। मुंबई में फ्री चर्च कॉलेज के अध्यापक श्री पेटे ने सन 1864 में ही राष्ट्रभाषा नाम की एक पुस्तक मराठी में लिखी थी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक भाषा आवश्यक है और वह हिंदी है। इसलिए मित्रों, हिंदी भाषा के लिए अनेक आंदोलन चले। हमारी साहित्यिक जो पृष्ठभूमि रही है, साहित्यिक जो आधार रहा है वो हिंदी रहा है। कितने समाचार पत्र, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन है और चाहे संत साहित्य समाज है, उस राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के अनेक ऐसे समाचार पत्र थे, पाक्षिक थे, साप्ताहिक थे और अनेक ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है। भारतीय संस्कृति और उस संस्कृति में मीडिया का प्रभाव, मीडिया का योग, आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी संचार की सदी है। ये कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ माना गया है। उसके अंदर ऐसे
लोगों का पर्दापण हुआ है, जो समाज में बढ़ती अव्यवस्था और आज के परिप्रेक्ष्य में जो महामारी पूरे विश्व को, देशों को प्रभावित कर रही है, उसमें मीडिया अपने आप को किस स्थान पर खड़ा देख रहा है और लोगों के मध्य है किस प्रकार की चेतना और संवेदना प्रस्तुत कर रहा है। इसी संदर्भ को लेकर, इसी विषय को लेकर संचार के अत्याधुनिक साधनों ने विश्व की सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया है। आधुनिक संचार माध्यमों की सीमाएं नहीं है, ये सभी प्रसारण साधन गति पर आधारित है। गति की इनका लक्ष्य है और गति ही इसकी साधना है। सूचना केंद्र और सूचना द्वारा पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है, संचार माध्यमों द्वारा आज विश्व व्यापक बात घर घर तक पहुंच रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से है और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, और इस प्रकार के साधन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। आज का जो सिनेरियो है, प्रिंट मीडिया में स्पेस नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में समय नहीं है। फिर भी ये सब संसाधन, ये सब मीडिया के जो टूल्स हैं, ये हर आदमी तक, घर घर तक समाचार पहुंचा रहे। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां मीडिया की पहुंच नहीं है, मीडिया का असर नहीं है, जहां तक विकास नहीं है, लोकतंत्र, संस्कृति और साहित्य की बात नहीं है, वह भी इसे छूता नहीं है। वास्तव में सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान के बिना न तो जीवन आगे बढ़ सकता है और न ही संस्कृति और न ही साहित्य और न ही सभ्यता। हर तरह की प्रगति का व्यापक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य अनंततः जनजीवन की भलाई से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। इस तरह मीडिया, चाहे वह प्रिंट हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, परंपरागत हो या आधुनिक हो, हर रूप में वह जनजीवन की बेहतरी से जुड़ा होता है और जन जन तक अपने संदेश देने में कारगर सिद्ध हो रहा है। लेकिन मीडिया की बढ़ती शक्ति के साथ साथ उसके सदुपयोग और दुरुपयोग को लेकर विद्वान, साहित्यकार और विशेषज्ञों में जिस तरह की भ्रांति चर्चा होने लगी है, वह एक गहन विचार का प्रश्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निरंतर विकसित होती सूचना प्रौद्योगिकी के बीच विचार विमर्श और संस्कृति, साहित्य आदि के लिए जरूरी कौशल भी विकसित हो रहे। ऐसे मीडिया का योगदान, जो मीडिया के अनंत जगत की सुचिता विकसित करता है, चले और साथ ही मीडिया को व्यापक जनहित का जरिया बनाए रखता है, वह और कोई नहीं है। वह नया संदेश है, नई संवेदना है और संचार है। मीडिया के विशाल और विराट रूप में अनेक घटकों का समावेश है। इसके ताने बाने में निरंतर देखभाल की जरूरत है। यह कार्य स्वयं मीडिया से जुड़े घटक समय समय पर करते रहते हैं। जहां तक संस्कृति, साहित्य, मीडिया की बात है, तो मीडिया ही आज आदमी के लिए एक तय कर रहा है कि क्या खाना है, क्या पीना है और क्या पहनना है और कैसे रहना है और कहाँ रहना है। ये सब मीडिया तय कर रहा है। यहाँ तक कि क्या सोचना है और क्या नहीं है, ये सब मीडिया कर रहा है। क्योंकि हमारा जो हम वैचारिक पृष्ठभूमि में बने हुए, विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारा ब्रेन कहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बंधा हुआ है। हम सवेरे उठते हैं और सबसे पहले हमारे को न्यूज़पेपर पढ़ने की लत होती है और न्यूज़पेपर में जैसा दिखाया गया है वैसी परिकल्पना हम कर लेते हैं। सत्य है, असत्य है, ये नहीं मालूम है।
और किसके बारे में लिखा गया है ये भी मालूम नहीं है। बस हम आंख बंद कर ये न्यूज़पेपर पर विश्वास कर लेते हैं और मीडिया यही हमें दिखाना चाहता है और विज्ञापन के जरिए भी वो हमें इसी प्रकार की चीज़ें दिखाता है और इस प्रकार के प्रयोजन को वो हमारे बीच में इस प्रकार से प्रेषित करता है, इस प्रकार से समाज में भेजता है कि जैसा हम सोचें समाज भी वैसा ही सोचे। अब यह केवल समाचार वाचन अथवा प्रस्तुतिकरण का साधन मात्र नहीं है। धार्मिक चैनलों पर साधु संतों के प्रवचन, तंत्र मंत्र वस्तु, ज्योतिषी, शुभ अशुभ दिनों, पत्थरों और नगीनों की पहचान भी मीडिया कर रहा है। मित्रों, अब इस भारतवर्ष में अगर हम तंत्र मंत्र की बात करें, ज्योतिषी की बात करें, शुभ अशुभ की बात करें, तो इस विषय को लेकर अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी बहस का विषय है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के विश्वास और अंधविश्वास होते हैं, तंत्र विद्या होती है, वस्तु विद्या होती है, ज्योतिषी होती है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, तो इस प्रकार के प्रवचन से हम जो सुनना चाहते हैं, जो साधु संतों ने जो धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, उस जो प्रवचन हमें सुना रहे हैं, जो दिशा निर्देश हमें दे रहे हैं, वैसा ही हमें सुन रहा है। मीडिया ने व्यक्ति, समाज और जनजीवन की संस्कृतियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। पहले व्यक्ति मिलजुल कर रहना पसंद करता था, अर्थात संयुक्त परिवार रहता था और पसंद भी था। लेकिन जब से एकल परिवार आया है, जब से परिवार में संयुक्त रहने की परंपरा खत्म हुई है, भारत में व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, हमारी संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा सिनेमा, हमारा समाज, ये सब परिवर्तन की लहर में हमने अपने सामाजिक परिदृश्यों को, सामाजिक चेतनाओं को, सामाजिक व्यवहार को एक कोठरी में बंद कर दिया है और एकल परिवार की व्यवस्था समाज में तब से आई है, तब से अपराध और अधिक बढ़ गई और सूचनाओं का जो विस्फोटक है, सूचनाएं जो समाज में प्रेषित हो रही हैं, उसको समझने, समझाने, विचार करने, उस पर संवेदना करने पर हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे। मीडिया ने लोगों को जोड़ा, कहीं न कहीं संस्कृति कार्यक्रमों को दिखाकर संस्कृति के मूल तत्वों की रक्षा भी की है, जिसमें समाज में हुए परिवर्तनों को भी देखा गया, चाहे वो नाटक के माध्यम से है, चाहे वो सास भी कभी बहू थी, चाहे कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, कुछ ऐसे सामाजिक जो संवेदना है, उनको नाटक के माध्यम से भी, साहित्य के माध्यम से भी, संस्कृति को सशक्त बनाने के माध्यम से भी मीडिया ने रोल प्ले किया है और एक आदर्शवादी और भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों को अग्रसर करने वाले मीडिया और साहित्य ने भी समाज में एक नई परिकल्पना का उदय किया है। अब कुछ ऐसे समाज में साधन भी जुड़ गए हैं जो देश के युवा वर्ग को मूल संस्कृति को दूर ले जा रहे हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन है, गर्भ निरोधक तरीके हैं, भ्रूण हत्या है, नई समस्याओं को दिखाकर मानव पटल पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मित्रों, अगर हम सूचना जो केंद्र है, सूचनाएं जो हमें मिल रही हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से मिल रही हैं, सूचनाएं जो कंटेंट हम कहते हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही हैं और उस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम साहित्यकारों की जिम्मेवारी बनती है। हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम साहित्य को परे तो नहीं कर रहे हैं, साहित्य को की हत्या तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को की हत्या तो नहीं कर रहे हैं, हम संस्कृति के कुछ ऐसे वजूद हैं जिनको समाप्त तो नहीं कर रहे हैं,
जो संस्कृति, जो विरासत हमें मिली है, क्या उसको हम ध्वस्त तो नहीं कर रहे हैं? ये सब चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और मेरा कहने का अभिप्राय भी यही है मित्रों, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य, संस्कृति, समाज और मीडिया किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है, समाज किस प्रकार भूमिका निभा रहा है, आप सबके सामने है। ये भी साहित्य का भाग है कि यही समाज का भाग है कि हम पेट भर के खाना खाएं और पड़ोस में कोई भूखा सोए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे समाज की परिकल्पना नहीं है। मेरा एक ही संदेश है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस दृष्टिकोण में, और वर्तमान जो परिदृश्य आप और हमारे सम्मुख है, हमें सब चिंतन करना होगा, हमें सब सोचना होगा। और ये प्रासंगिक भी है कि हमने मिलजुल कर इस महामारी से लड़ना है और देश से भगाना है, और देश के प्रवासी मजदूरों के लिए हमें कुछ करना होगा, और हमें मिलकर ये संदेश देना होगा कि इस देश में कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए। यही मेरा संदेश है। और एक बार फिर मैं मेरे दर्शकों को, मेरे सब शुभचिंतकों को यह संदेश देना चाहता हूँ, ये मेरा अनुरोध है कि साहित्यिक जो वेबिनार हो रहा है, इसके माध्यम से हम समाज, संस्कृति, मीडिया और साहित्य को किस प्रकार से जिंदा रख सकते हैं। मैं एक बार फिर शेषाद्री परम महाविद्यालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर उर्मिला पुरवाल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आपके समक्ष आने का ये प्रस्ताव मुझे दिया। एक बार फिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।